You're discussing the difference between the forum and initiative. इनिशिएटिव इंटर गवर्नमेंटल और फिर एनजीओ भी रहेंगे, सिविल सोसाइटी रहेंगे, सेम बात करेंगे कि टाइगर पॉपुलेशन को बचाना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, कैसे बढ़ाए, क्या क्या टेक्नोलॉजी इंक्लूड करे, कैसे इसको एक्सेस करे, पॉपुलेशन कैसे मेजर करे, सब चीज़ों। लेकिन जो फोरम है, इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी टू कंजर्व टाइगर्स एंड हैबिटेट, हैबिटेट कैसे इंटीग्रेट करे। तो ये दोनों का डिफरेंस है। रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ बैरियर, this is arguing that government must review the trade policy and industry policy क्योंकि इंडिया is one of the high tariff country in the world. It is more than China, Vietnam, Bangladesh. High tariff is suitable for encouraging the local industry development, MSME sector, because India is mostly informal sector based economy. If India want to compete with China, US as a major industrial hub, इंडिया तभी टैरिफ को प्रमोट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, इट इनहिबिट्स, अगर बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में फिर इंडिया में नहीं आएंगे, वो फिर वियतनाम में जाएंगे, चाइना बांग्लादेश में जाएंगे जहाँ टैरिफ कम है। तो लॉन्ग टर्म में टैरिफ सही नहीं रहे, शॉर्ट टर्म के लिए सही है क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक्स्ट्रा एज देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और सपोर्ट देना है एमएसएमई सेक्टर को लॉन्ग टर्म में। लेकिन आपको एक वैल्यू चेन क्रिएट करना है कंट्री के अंदर में, तो टैरिफ इज नॉट अ सोल्यूशन, इंसेंटिव इज अ सोल्यूशन। सब में बात होता है सर्किट बोर्ड चार्जर, सेल फोन एक्सेट्रा। तो इन जो कंप्रहेंसिव ट्रेड पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अभी आया नहीं, उस पर फोकस करना चाहिए। मानसी, इसमें पूछना था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो लास्ट कब आया था इंडिया का? आई थिंक सर्च करना एक बार, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लास्ट। फार्मर्स इंटरेस्ट इंश्योर्ड मोदी गवर्नमेंट गारंटी, पीएम किसान निधि, 3 बार में होता है, 2000 रुपीज, 3 लाख करोड़ हैव बीन ट्रांसफर्ड टू 11 करोड़ फार्मर्स, 6000 पर ईयर एंड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। डीबीटी लार्जेस्ट डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यूज ऑफ जैप, जन धन, आधार, मोबाइल। और क्या किया जा रहा है फार्मर्स के लिए? 5 टाइम्स बढ़ चुका है एग्रीकल्चर बजट इन लास्ट 10 ईयर्स, 1.5 टाइम्स एमएसपी का दिया जा रहा है। फसल बीमा में 16 करोड़ फार्मर्स को दिया गया जा चुका है, 1.56 लाख करोड़। प्रधानमंत्री कृष्णा समृद्धि केंद्र, 2 लाख हैज बीन क्रिएटेड। ई नाम पोर्टल में भी रजिस्टर किया गया है। तो कीवर्ड यहां पर है ई नाम मार्केट, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, फसल बीमा योजना, 1.5 टाइम्स ऑफ एमएसपी हो चुका है, और एग्रीकल्चर बजट 5 टाइम्स बढ़ चुका है। रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड 1991। हाँ, इसी बात हो रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में हुआ था, इट वाज बेस्ड ऑन द एलपीजी, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जो डी लाइसेंसिंग हुआ उसके बाद इन वेरियस सेक्टर्स, एफडीआई इंक्रीज हुआ हर एक सेक्टर के अंदर में, उस पर बात किया गया। अभी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्रमोट करना है, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी में प्रमोट करना है, सर्विस बेस्ड एआई बेस्ड इंडस्ट्री प्रमोट करना है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। तो वी कैन थिंक अबाउट इट। रिगार्डिंग द यूरोप कार्बन टैक्स, इंडिया हैव सीक डिले, कि आप 4 साल के लिए डिले कर दीजिए कम से कम, क्योंकि इंडिया हैज आर्ग्यूड दैट अल्टीमेटली टैक्स जो स्टील है, इट इज 30 to 40% यूरोपियन स्टील इंपोर्ट। इंडियन स्टील मेड अप 30 to 40% यूरोपियन स्टील इंपोर्ट, 3.5 से 5 मिलियन टन। तो इम्पैक्ट उन पर भी आएगा, अपने पास भी, अपने ऊपर भी होगा। तो इस पर चर्चा और नेगोशिएशन और एकोमोडेशन किया जाना चाहिए लॉन्ग टर्म, और उसके बाद ही फिर आप 4 साल के बाद आप सो सकते हैं डिले करना। तो एम्पावरिंग दिव्यांग, 27 लाख दिव्यांग सोशल एम्पावरमेंट कैंप
सोशल एम्पावरमेंट कैंप। दिव्यांग से रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है, किसी को बोलना। पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। हाँ, सोशल जस्टिस। करंट अप्रोच फॉर एड्रेसिंग ओवर फिशिंग फ्लॉड। कीवर्ड ये बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि फिशिंग, शॉर्ट में, फिशिंग को इंडिया चाहता है कि सब्सिडी में लाए, एम्बर सब्सिडी में लाए, और कॉमन बट स्पेशल फॉर स्पेशल एंड डिफरेंशिएट रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट, एसडीटी जिसको बोलते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। जो हमारे यहाँ फिशरमैन है, दे आर वेरी वर्नेबल। बिग ट्रॉलर्स ऐसा नहीं है, उनके कारण हो रहा है ओवर फिशिंग वर्ल्ड वाइड में। तो इंडिया बात करता है, इंडिया स्टैंड इज डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। तो कीवर्ड यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशन। डिस्टेंट वाटर फिशिंग मतलब होता है कि आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इंडिया के अराउंड है, लेकिन इंडियन की फिशरी जो है ना वो जाके पेरू में कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशन, कीवर्ड। उसी कारण प्रॉब्लम होता है, उसी कारण ओवर फिशिंग होता है, और इट लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। लार्ज स्केल फिशिंग में हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ स्मॉल ट्रॉलर है, छोटे फिशर फार्मर, इनलैंड और जो कोस्ट लैंड उसमें जाते हैं, मैक्सिमम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 10-20। ये तो डिस्टेंस करता है, चाइना करता है पेरुवियन कोस्ट जाकर के, चाइना करता है फिलीपींस जाकर के, इंडियन ओशन भी आता है। तो ओवर कैपेसिटी एंड ओवर फिशिंग, OCOF, सेकेंड की टर्म, इसको डील करना चाहिए। इंडिया का जो इथॉस रहा है वो ओवरऑल वेरिड रहा है, कंप्रहेंसिव रहा है, एक नेचर के साथ ही रहा है। इसी को माइंड में रख करके हम लोग को दो चीज देखना चाहिए, वेलफेयरिज्म ऑफ द फिशरी कम्युनिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये एथिकल डिलेमा है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को टू प्रोटेक्ट द फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द फिशरमैन। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट। फिशरमैन का अपना सब्सिस्टेंस रहता है, घर चलाना है, इसके लिए करते हैं, द लाइवलीहुड एंड फूड फूड सिक्योरिटी। तो कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें भी होना चाहिए। दुनिया भर का कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द फिशरीज इन द वर्ल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, लेकिन सबका डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलप कंट्री मेजरली फिशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करना है और वैल्यू चेन क्रिएट करना है और जीडीपी बढ़ाना है। हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को अपना पेट भरना है। तो दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, दोनों का नीड्स डिफरेंट है, डिजायर डिफरेंट है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होना चाहिए, और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज डिफरेंट है। स्पेशल फॉर डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट तभी होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री से अलग से ट्रीट करिए, वहां पर सब्सिडी ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा चीज जो डेवलप कंट्री है उसको कम करना चाहिए। इट इज केस फॉर ऑल WTO एग्रीमेंट। तो चार इंपॉर्टेंट कीवर्ड, देन OCOF डिस्कस। फिर क्यों करना चाहिए, तो बोला जाता है कैसे कर सकते हैं सब्सिडीज, कैलकुलेशन का मेथड मिनिस्ट्री ने बोला कि आप EEZ के साइज को आप लीजिए अकाउंट में, कोस्टल लाइन को लीजिए, हो सकता है ना कोई एक लैंड लॉक कंट्री नेपाल है, या आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ही है, वो छोटा कोस्टल लाइन है, तो उसमें वो आगे तक फिशिंग कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा लैक्सिटी हो सकता है। तो कैसे डील करेंगे सब्सिडी से, तो पॉपुलेशन और स्मॉल फिशरमैन कितने हैं हर कंट्री के हिसाब से, EEZ कितने हैं, कोस्टल लाइन कितने हैं, उसके हिसाब से आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से सब्सिडी कैलकुलेट करके आप बता सकते हो, डेवलप कंट्रीज के लिए और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है UN क्लॉस, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। वो बात करते हैं कि हर कंट्री का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसे उसको ढंग से एक्सप्लॉइट भी करे और प्रिजर्व भी करे। तो UN क्लॉस, इसके अंडर में एक बॉडी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, वो सी बेड के बारे में बात करती है। पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स और जो भी कोबाल्ट माइनिंग सब भी करना है, मैग्नीस नोडल्स एक्सेट्रा सब माइनिंग जो करना है, इट इज डन ऑन द परमिशन टेकन बाय द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंडिया को परमिशन मिला इन द इंडियन ओशन, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो UN जब सी के बारे में बात करते तो UN क्लॉस बहुत इंपॉर्टेंट।
इंडियन स्टेट का रोल कहाँ रहता है विथ रिगार्डिंग टू द फूड सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग द प्राइस वोलेटिलिटी इन द मार्केट. तो इंडिया बाज राइस एक्सपोर्टर फ्रॉम यूएन रिलीफ टेंडर्स. आप राइस एक्सपोर्ट मत करिए, वहां नहीं करिए ना, आप यूएन आरडब्ल्यू में करिए. आरडब्ल्यू मतलब रेफ्यूजीज वर्क एजेंसी, आई थिंक इट वाज फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल, 1948 में क्रिएट किया गया था. वैसे ही इंडिया कभी कभी बोलता है कि इजिप्ट को मत एक्सपोर्ट करिए, ब्रोकन राइस बांग्लादेश को नहीं करिए. इसलिए नहीं कि आपको प्रॉफिट करना है, इसलिए कि फूड सिक्योरिटी इंडिया प्राइम इंपॉर्टेंस है. सेकंड है कि इंडिया टॉक्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड कंज्यूमर, कि ज्यादा कॉस्टली नहीं हो जाए कंज्यूमर के लिए. तो एक्शन कहाँ से होता है? तो डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, it had received representation to allow the Indian exporter to participate in tender processes. India imposed a broken rice export. Broken rice मतलब जो लोकल चावल होते हैं, and non basmati rice, white rice, to augment the domestic supply and keep the inflation in check after a patchy monsoon rain, जब प्रोडक्शन कम हो जाता है. तो ये एग्जाम्पल हो सकता है वेलफेयरिज्म का. ये एग्जाम है, ये एग्जाम्पल है कि स्टेट कैसे प्रमोट करते हैं. इनविजिबल हैंड बोलते हैं, लेकिन स्टेट का रोल होना बहुत जरूरी है इसमें. अल्टीमेटली जो अथॉरिटी वो स्टेट ही है. अब द बजट पे फॉर द डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कैसे यूज कर सकते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ डीप टेक इन इंडिया. डीप टेक से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग. जो सर्ट इन होता है और सीडैक, दोनों में क्या फर्क है? सर्ट इन टॉक्स अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी कुछ भी इंडिया में इशू होता है या फिर कोई भी साइबर वॉर, साइबर अटैक होता है, तो पहला कौन सा एजेंसी है दैट विल एक्ट? तो सर्ट इन है, CERTIN. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आते हैं. सीडैक, आई थिंक सीडैक आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस. एक सर्च करना सीडैक किसके अंदर में आते हैं, साइंस के अंदर में आते हैं. DOA, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक. इनका रोल रहता है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग मिशन इनके अंडर में. ये बोलते हैं कि इंडिया में जो 6 पेटाफ्लॉप जितना स्पीड है, और वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीड है, 56 60, उस वहां तक अचीव करना है. तो 8,000 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. माइटी के जिससे अंदर आता है। किसमें? माइटी माइटी इंफो माइटी के अंदर टेक्नोलॉजी। आता है, पूर्ण इसका मतलब माइटी के अंदर. ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आई थिंक मानसी इंटरनेट प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ. तो सीडैक जो हो गया माइटी के अंदर में आ मिनिस्ट्री गया वो ऑफ भी. कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन. हाँ ठीक. माइटी दोनों अंदर, माइटी के अंदर में आएंगे, दोनों का रोल मैंडेट डिफरेंट है. तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. तो सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज कर सकते हैं? प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, जो विंड सिस्टम पड़े, हाइपर लोकलाइज क्रिएटिंग ऑफ विंड, IMD और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के अंदर में, उसमें हेल्प कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल पुणे, वो उसमें हेल्प करता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICR उसमें न्यू जेनेटिक ब्रीड को प्रमोट करने के लिए. फिर देखा जाए तो मटेरियल्स, जो NML हो गया, नेशनल मिनरल लेबोरेटरी, CSR के अंदर में होते हैं. वो न्यू केमिकल बाकी प्रेडिक्ट करने के लिए होता है. बॉर्डर मैनेजमेंट में यूज होता है, लैंड यूज में यूज होता है, डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन ड्राइव कर सकते हैं. कुल मिलाकर के जो बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ PS है, उसको भी एप्लीकेशन कर सकते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है. तो डीप टेक कमिटी क्या करना चाहिए? तो दो थ्री चीज है, तीन चीजें ओवरऑल इसमें. पहला चीज है कि डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, इसको कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहिए. ड्राफ्ट है अभी, तो इसको पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहिए. नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी को इनेबल करने के लिए. दूसरा, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस क्रिएट करना चाहिए बिग कंट्रीज के साथ. फॉर एग्जाम्पल ISET, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जो इंडिया और US के बीच में. वैसे इंडिया और इसराइल के बीच में डिफरेंसेस होता है. दो हो गया.
तीसरा हो गया कि डीप इंटर मिनिस्ट्री, जैसे बात करते हैं गति शक्ति, किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वैसे ही डीप टेक से रिलेटेड इंटर मिनिस्ट्री डीप टेक कमेटी होना चाहिए, कि हर एक मिनिस्ट्री में जो भी डीप टेक यूज होगा, एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ द वेदर, सॉइल यूजेस, एसेसिंग द सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना यूरिया यूज कर सकते हैं, कितना लॉन्ग टर्म में फूड सिक्योरिटी क्राइसिस होता है, हर चीज एंटिसिपेशन प्रिडिक्शन जो यूज होगा एग्रीकल्चर में, बायोटेक में, फिर फिशरीज में, हर जगह। तो कमिटी होना चाहिए, डीप टेक कमिटी, उसमें डिसाइड हो सकता है कि कैसे एडवांस कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं। तो 3 हो गया। चौथा होगा कि डीपीआई, डीपीआई विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग, एक ओपन सोर्स भी होता है और आईपीआर भी होता है। तो दोनों कैसे यूज करें डीपीआई को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैम ट्रिनिटी, बाकी सब, और आईपीआर वाला क्या हो जाएंगे? ब्रह्मोस मिसाइल आईपीआर होगा इसका। तो दोनों को कैसे यूज करें डीप टेक सोल्यूशन के अंदर, तो इसको हो सकता है कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? हेल्थ केयर, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट मॉडलिंग, अर्बन डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो वी हैव डिस्कस डीपीआई। ये कुछ पूछना है? वी कैन मूव फॉरवर्ड। नहीं, क्लियर है। हाँ अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, ऐसे पहले बात हो रहा था कि कैसे इंडिया रुपीज को इंटरनेशनलाइज करेगा और उससे क्या इन्फ्लेशन कम होगा इंडिया में। इंडिया का जो धीरे डिप्रिसिएशन और रुपीज का हो रहा है वो थोड़ा रुकेगा, फॉरेक्स बढ़ेगा। वहां से यू कैन इंटरविन इफ आई एम स्टेटिंग रॉन्ग एक भी। तो पहला जो होता है इंडियन रुपीज रूबल ट्रेड, उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई और कंट्री है नहीं, रिजर्व के पैसा है नहीं रुपीज का, तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में थर्ड कंट्री को यूज किया जाता है, युआन को किया जाता है। वैसे इजिप्ट का भी किया गया, वैसे ही फ्रांस के साथ भी किया जा रहा है, यूएई के साथ किया गया। तो हर जगह प्रॉब्लम होता है कि बाकी कंट्री नहीं यूज कर रहे। अगर हम बाकी कंट्री को अडॉप्शन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस बात है कि थर्ड कंट्री जो होंगे वो भी चाहेंगे कि मैं रुपीज में ट्रेड करूं। तो इंडिया टू पुश रुपी इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका अपार्ट फ्रॉम डॉलर बेस्ड, दोनों कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डॉलर बेस्ड होने से आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और आपका क्राइसिस बढ़ जाता है। इसमें और इंडिया का फायदा हुआ कि इंटरनेशनल रुपीज हो गया, तो अडॉप्शन बढ़ जाएगा। हो सकता है कि कभी बाद में 30-10 साल बाद आईएमएफ का बास्केट करेंसी में आ जाए, हार्ड करेंसी बन जाए, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी बढ़ जाए, बॉन्ड मार्केट बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, एक कल्चरल सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो रुपी का है वो बढ़ जाए जैसे डॉलर का। इट विल ईज द वे फॉर इंडियन फर्म्स श्रीलंकन मार्केट में। और इट विल ऑल्सो ब्रिज द कॉम्प्रहेंसिव एक्टा, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का साइन हुआ है और स्विट्जरलैंड के साथ साइन हुआ था हाल फिलहाल में, एक्टा। इंडिया का एआई प्लेटफॉर्म कृत्रिम इंडिजिनस एआई प्लेटफॉर्म है, 7 आउट ऑफ 10 मिला है इसको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का। जिमनी में बोला गया था नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप। तो ये दिखाते हैं कितना बायस है विद रिस्पेक्ट टू द डेटा फीडिंग। डेटा और एल्गोरिदम दोनों बायस हो सकता है। डेटा होता है टूल जिसको यूज करता है, एल्गोरिदम कोड होता है जो डेटा को यूज करता है तो क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। तो एल्गोरिदम बायस हो सकता है, जो बनाने वाले प्रोग्रामर है वो बायस उनके दिमाग में हो सकता है, तो एल्गोरिदम बायस कर सकते हैं। और डेटा जो डेटा जनरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिग थिंक टैंक, वेस्टर्न थिंक टैंक या फिर मीडिया, उसी कारण डेटा और एल्गोरिदम मिलकर बायस हो सकता है। तो हुआ भी था। तो कृत्रिम। अब ग्रीन इलेक्शन का बात होता है तो हाँ ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वी कैन जस्ट टॉक अबाउट कि लाइफ मिशन को इलेक्शन में कैसे डाल सकते हैं। तो पेपर बैलेट हटा करके हमने ईवीएम डाला, वो एग्जांपल पहला है। इको फ्रेंडली इलेक्शन यूज कर सकते हैं। कैंपेनिंग में भी ऑनलाइन सोशल मीडिया भी तो एग्जांपल है। पहले पर्ची लगाते थे, प्लास्टिक से लेकर हर चीज यूज करते थे। अब एक ऑनलाइन में हम कैंपेनिंग करते हैं, यूज ऑफ यूट्यूब। उसी कारण आप बढ़ भी जा रहे हो, ग्रास रूट लेवल में पहुंच भी जा रहे हो, और आपका
कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है, सिविक पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस इलेक्शन। पहला इलेक्शन का इशू प्राइमरी से कार्बन कहाँ से होता है, रीपोलिंग, पोलिंग। तो डिजिटल वोटिंग के कारण 40% डिक्रीज हो गया एस्टोनिया में। तो इंडिया में भी ईवीएम यूज हुआ तो डिक्रीज हो गया, पहले पेपर यूज होता था। प्लास्टिक अवॉइड करने के लिए बात होता है, ग्राफिटी वॉल ग्राफिटी, वॉल पर ग्राफिटी पेपर पोस्टर ऑल्टरनेटिव है, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया। डोर टू डोर कैंपेन मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, स्पीकर के थ्रू कर सकते हो, रिसाइकिल पेपर यूज कर सकते हो, कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक यूज कर सकते हो। अब इसमें कि दोनों तरफ कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज करना है लेकिन ड्राइंग बना रहेगा, कुछ आर्ट फॉर्म बना रहेगा, उससे क्या लोकल जो हेरिटेज और लोकल जो आर्टिशियन है उसको भी मदद मिल सकता है, उसका भी जो एक तरह से लाइवलीहुड है वो सिक्योर हो सकता है। तो फॉर मेकिंग अ इलेक्शन ग्रीन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ द कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक, रिसाइकल पेपर, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। यूएन के हिसाब से देखा जाता है यूएनएससी मेंबर हैज अंडरमाइंड दिस अथॉरिटी, क्योंकि लैक ऑफ यूनिटी है अमंग द यूएनएससी मेंबर। इससे बात होता है इंटरनेशनल रिलेशन में एक लिबरल प्रिंसिपल पर, एक रियलिज्म प्रिंसिपल पर। तो जो यूएनएससी मेंबर है वो फोकस करते हैं रियलिज्म प्रिंसिपल पर, अपना अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट मानो और आगे बढ़ो। लेकिन जो यूएनएससी, यूएनजी है, यूएन क्लॉस, यूएनएचआरसी, ये सब बात करते हैं लिबरल प्रिंसिपल पर, कि फॉर द जस्ट वॉर, फॉर इंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी फॉर ऑल, हर कंट्री इक्वल है, सॉवरेंटी सबका सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इक्विटी प्रमोट करते हैं, वो होता है लिबरल प्रिंसिपल। तो देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ यूनिटी, उसी कारण इसराइल हमास वॉर भी चलते रहा, सोल्यूशन नहीं निकला, रशिया यूक्रेन वॉर भी चलते रहा, सोल्यूशन नहीं निकला। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ कि वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ पोस्ट वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देवर डिक्लाइन इन यूरोपियन पावर्स, आपस में लड़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, समय लगा। तो दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द यूएस फॉर इस क्रिएशन ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तभी इसको मार्शल एड एड बोलते हैं, मार्शल एड, न्यू डील पॉलिसी, कि आपको एड देंगे और अपना मार्केट खोलिए यूएस के प्रोडक्ट के लिए। यूएन वॉज क्रिएटेड टू स्टॉप द ग्लोबल वॉर, वो हुआ कलेक्टिव सिक्योरिटी बेस पर, लेकिन सॉवरेंटी इक्वालिटी जो दिया गया था, सॉवरेन हर कंट्री इक्वल है, वैसा तो नहीं होता रियलिस्टिक में, हर कंट्री इक्वल नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, सिविलाइजेशन, हेरिटेज, ब्रांड वैल्यू, मिलिट्री, कोई कंट्री इक्वल नहीं। लेकिन यूएनसी के अंदर में, यूएनजी के अंदर में इक्वल माना गया, ऐसे एवरी पर्सन इज इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इक्वल है, लेकिन रियलिटी में नहीं है, वही वाला हाल होता है। तो 1943 to 44 के बाद से 4 पुलिसमैन, यूएस, सोवियत यूनियन, यूके और चाइना और फ्रांस को भी इंक्लूड किया गया था। चाइना, ये कौन से चाइना हो गए 1943 में प्रवेश, 1943 में जो चाइना को इंक्लूड किया यूएनएससी के अंदर में, कौन सा वाला चाइना है? हाँ बता दो जी। केएमटी वाले चाइना है, केएमटी, केएमटी और जो मॉ जेडोंग है उनके बीच में सिविल वॉर चल रहा था। केएमटी वॉज सपोर्टेड बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, यूके एक्सेट्रा, बाकी सब कंट्रीज। और जो मॉ जेडोंग थे उनको सपोर्ट कर रहा था स्लोली सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत कम्युनिस्ट थे, मॉ जेडोंग भी कम्युनिस्ट थे। तो मॉ जेडोंग 1949 में जीते, सीसीपी पावर में है, केएमटी को भागना पड़ा, वहां से हट के, वहां से सब सब कोई। केएमटी में कौन कौन लोग थे? लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टर्स, बिग बिग इन्वेस्टर्स, डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न एड। केएमटी माइनॉरिटी में थे, पैसा था बहुत ज्यादा उनके पास, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे वो थे वर्कर क्लास, पेजेंट क्लास, वो थे तो रेड गार्ड जिसको बोलते हैं। तो 1949 में सीसीपी पावर में आते हैं तो वो फिर भाग जाते हैं, वो फिर स्टैब्लिश करते हैं अपना पावर अथॉरिटी इन द ताइवान। वही ताइवान है जो आज यहाँ पर इलेक्शन हुआ, वही केएमटी है, एक और एक याद नहीं आ रहा पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें बीच में इलेक्शन हुआ था इसमें केएमटी हार गए थे, तो वही वाले केएमटी है। तो उस समय यूएस ने बोला था कि चाइना को बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, उस समय इंडिया था भी नहीं, 45 43 में तो
हमारे यहाँ बंगाल फैमिन हुआ था 43 में, और एक तरह से उस समय वॉर ही चलता, इम्फाल वॉर था, आईएनए आजाद हिंद फोर्स वॉज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो 43 में उन्होंने बोला कि चाइना इंपॉर्टेंट ग्लोबल पावर, इसको इंक्लूड करते हैं यूएनएससी के अंदर में। तो उन्हें केएमटी वाले ही चाइना को इंक्लूड किया गया। तो मॉ वाले जब चाइना जब बन गए 1949 के बाद में, तब उनको फिर से रिव्यू किया गया। तो उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था कि चाइना इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो होना चाहिए। तो चाइना फिर मॉ वाले भी आ गए थे, मतलब मॉ सीसीपी लेड चाइना। फिर यूएनएससी के बाद भी पोस्ट वॉर ब्रेटन वुड्स। तो इसमें हर चीज कॉज एंड इफेक्ट है, टेक्स्ट और कंटेक्स्ट। 44 में, 43 में पुलिस मैन, 44 में ब्रेटन वुड्स आता है। उनका क्या रोल रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम गोल्ड बेस्ड है, वो पुराना हो चुका है। पोस्ट वॉर कैसा होगा, पोस्ट वॉर दुनिया का इकोनॉमिक कैसा होगा, ऑर्डर कैसा होगा। तब उन्होंने 44 में स्टैब्लिश किया आईएमएफ, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। किसका? रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री का। टू ऑलरेडी दे वर डिस्ट्रक्टेड बाय द वॉर, रिकंस्ट्रक्शन करना है। फिर गैट का प्रिंसिपल भी आया बाद में, जनरल ट्रेड, टैरिफ और ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड के लिए बस है, इसमें ट्रेड सिर्फ गुड्स में होगा, सर्विसेज नहीं था। बाद में सर्विसेज आया। डब्ल्यूटीओ इज अ चाइल्ड ऑफ गैट, 1995 में यूरोगे रॉन में हुआ था, तब आया था। उसके पहले जो भी आईएमएफ और आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक, इट वाज क्रिएटेड ऑन द ब्रेटन वुड्स। एक जगह है न्यू हैम्पशायर में, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ था कि पोस्ट वॉर कैसा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसा होगा दुनिया, इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा होगा, इसमें लाया गया था। वापस से रिपीट नहीं करेंगे 1930 या 20s का मिस्टेक। तो उस समय से ही जो दुनिया में एक फोकस किया गया था कि आप ग्लोबलाइज करें वर्ल्ड को, वहां से फोकस हो। और वही उसी समय से ही पीएस में, पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरिज्म आया था कि न्यू चैलेंजेस सोसाइटी के अंदर आता है विद रिस्पेक्ट टू सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, उसको कैसे डील करें। एग्जिस्टिंग नॉर्मेटिव जो चीज था वो नहीं हो पा रहा था। कंट्रोलिंग पावर स्ट्रक्चर, धीरे धीरे 70s 80s 90s में वेस्टर्न पावर का हेजेमनी था पूरा का पूरा। और सोवियत यूनियन वाज अ बेसिकली रोड ब्लॉक टू द ओवरऑल ग्लोबल हेजेमनी। सोवियत यूनियन टूट गया 1990 में। इंडिया को लगा कि अब जरूरत है, तो इंडिया ओपन अप इकोनॉमी 1991 में पूरे पूरे। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यूएस एज अ यूनिपोलर पावर बन गया। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में भी एक चर्निंग होता है। यूरोपियन यूनियन भी मैस्टर ट्रीटी के अंदर में 1990s में वो फिर से राइज होता है, और वो एक तरह से कोलैबोरेशन करता है डिफरेंट कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के अंदर में, और वो भी एक ऑल्टरनेटिव पावर हाउस बनता है 1990s में। दैट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सोवियत यूनियन वर्सेस यूएस में और यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूएस में, कि दोनों का डिफरेंस था हर चीज पर, सोवियत यूनियन और यूएस में। तो एक बैलेंस क्रिएट करता था। लेकिन यूरोपियन यूनियन और यूएस में क्या प्रॉब्लम है कि दे आर मोस्टली डिपेंड ऑन द मिलिट्री पावर ऑफ द यूएस, फाइनेंशियली भी, माइंडसेट भी, कल्चरली भी, और मिलिट्री भी। तो दूसरों के लिए जो नॉन वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्री जो एशियन हो गए, यूएस, रशिया हो गया, उस समय रशिया आ चुके, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और बाकी जो एशियन कंट्री, वो चाहते, वो देखते हैं यूएस और ईयू को दोनों सेम ही, उनके लिए दोनों सेम ही है एक तरह से। तो धीरे धीरे वहां से राइज होता है, चाइना का ओपन अप होता है, इंडिया का ओपन अप होता है, $300 बिलियन इकोनॉमी रहता है 1990s में, राइज होते रहता है, 1 ट्रिलियन बनता है पहली बार 2004 में, चाइना 2008 में बनता है पहली बार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और फिर वेस्टर्न हेजेमनी को तोड़ने के लिए एशियन जायंट क्रिएट होता है। तो ब्रिक्स फॉर्मेशन उसी समय होता है, पहले नहीं होता है, उस समय होता है, कॉज एंड इफेक्ट। ब्रिक्स फॉर्मेशन होता है, उसके बाद तब फिर उनको भी लगता है कि चाइना राइज हो रहा है। तो जो जापान के होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको लगता है चाइना जब राइज हो रहा है तो कंट्रोल कैसे किया जाए। तब उसी समय क्वाड का उन्होंने स्टार्ट करता है 2007-8 के समय में, एक क्वाड शुड बी स्टैब्लिश्ड। तो पहला बार उन्होंने बोला था, और फिर ऑल्टरनेटिव पावर क्रिएट होता है, और अभी है कि चाइना और यूएस के बीच में बाइपोलैरिटी का सिस्टम। तो इंडिया पहले नॉन अलाइनमेंट जाता है, धीरे धीरे सोवियत यूनियन की तरफ जाता है। जब सोवियत यूनियन टूट जाता है तो इंडिया को पता चलता नहीं कैसे करना है, तो इंडिया फिर पकड़ते हैं रशिया को और फ्रांस को एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, और आज भी है। वहां से लेकर अब इंडिया राइज होते रहता है धीरे धीरे करके। तो इंडिया अब मल्टी अलाइनमेंट में बात करता है, हर किसी अलाइन करो, चाहे ब्राजील से अलाइन करो, चाइना से अलाइन करो, यूएस से अलाइन करो, एक कोई पावर से अलाइन मत करो, क्योंकि
एक प्रोवर्ब है कि नेवर पुट योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो अब है कि उसी समय जब वेस्टर्न हेजेमनी क्रिएट होता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो जो एशियन कंट्रीज है उनको लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी नॉर्मेटिव थिंग है, उनका जो स्टैब्लिश ऑफ ऑर्डर है, वो पूरा वेस्टर्न सेंट्रिक है, वेस्टर्न बायस है, कॉलोनियल मेंटेलिटी है। तो डीकोलाइजेशन के लिए आपको फाइनेंस में भी चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी चाहिए, पीएस में भी चाहिए। तो वो धीरे धीरे वो चेंजेस करते हैं। तो पहली बार स्टैब्लिश होता है आईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, विच वॉज अ चैलेंजर टू द वर्ल्ड बैंक। एशियन इन्वेस्टमेंट, चाइना लेड। अब है कि चाइना लेड है वो, अब इंडिया को प्रॉब्लम है कि चाइना लेड है वो। अब इंडिया भी सपोर्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू बैंक दैट विल बी मल्टीलैटरल, एनडीबी होता है उसके बाद ही, न्यू डेवलपमेंट बैंक अंडर द ब्रिक्स 14 में, 2014 फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन। उसके बाद फिर बाकी जो आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, अलग अलग होते हैं, बैंक क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद होता है कि फिर से टूटता है वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे आफ्टर द राइज ऑफ द रशिया अंडर द पुतिन, चाइना में सी जिनपिंग का राइज। और पहले था कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम चाइना के अंदर, 15 पार्टी रहेंगे। कोई भी पावर में अगर नहीं, एक आदमी कोई पावर में नहीं सकता, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द कमिटी, जो हाईएस्ट कमिटी पॉलिट ब्यूरो होता है। लेकिन अब क्या होगा, सी जिनपिंग के अंदर में वो पावरफुल अकेले हो गए, वन मैन पार्टी इसको बोलते हैं। और पुतिन भी वैसे ही, वो भी वैसे ही। और धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर टूटना स्टार्ट होता है, रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, सोसाइटी टूटता है, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आता है, बड़े आता है। तो वही फिर ऐसे सीरियन वॉर, इराक वॉर, सब वॉर होता है। सीरियन क्राइसिस बढ़ता है, रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता है, रेफ्यूजी क्राइसिस जाते हैं यूरोपियन कंट्री में। जैसे जाएंगे, ऑब्वियस बात है, दे विल बी बैकलैश बाय द लोकल नेटिव्स, लोकल नेटिव बैकलैश होगा विद रिस्पेक्ट टू द जॉब, जॉब सिक्योरिटी, कल्चर नेशनलिज्म वहां क्रिएट होगा। तो न्यू फॉर्मेशन और न्यू राइट क्रिएट होगा, राइट विंग गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे हर जगह। ब्राजील में, ब्राजील में लूला है तो लेफ्ट है, चाहे मिली हो गया राइट हो गया, विक्टर ओरबान हो गए, हंगरी हो गए, इटली हो गए, फिर पोलैंड हो गए, फिर आपका आयरलैंड का देख लिए। उसके बाद फिर फ्रेंच में भी राइज ऑफ मैरिन लिपेन, फिर जर्मन में एएफडी राइज। हर जगह राइट विंग स्टार्ट हो गया, राइट विंग ऐसे ही स्टार्ट हो गए। उनका रोल रहेगा कि यूरोपियन यूनियन का पावर कम करे। उनका रोल रहेगा जो ग्लोबलाइज सिस्टम है अंडर द वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनका पावर कम होना चाहिए। नेशनल, वो बात करेंगे, एफटीए साइन करेंगे कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक, वो बात नहीं करेंगे कोई बिग बिग अलायंस का। यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन ड्राइव नहीं करेंगे उनका पॉलिसी, वो ड्राइव करेंगे अपना खुद का पॉलिसी। तभी ब्रेक्सिट होता है उसके बाद, कि वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को साइन करना हर के साथ, मैं क्यों चेकोस्लोवाकिया, बाकी जो क्रोशिया है उसका भार मैं क्यों लूं, उसका डेट मैं क्यों लूं, बोलते हैं ये ब्रिटेन, इसलिए ब्रेक्सिट होता है। तो फिर से क्राइसिस आता है, G20 G7 बनता है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी होता है, आपस में साइन भी होता है, धीरे धीरे ब्रिक्स का भी बढ़ते रहता है जीडीपी, और G7 कम होता रहता है। तो अब फिर कोविड जैसी आता है, कोविड के बाद देयर रीसेट ऑफ इकोनॉमी अगेन, ग्लोबलाइज रीसेट होता है। तो चाइना को भी टैकल करने के लिए फिर वापस से फिर नया एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाता है, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, क्वाड हो गया, आईपीएफ हो गया, आईएमईसी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये इट वाज अ इवोल्यूशन फ्रॉम 1940s, 1960s, 70s, 80s, 90s, फिर 2010s के समय में, और 2020s के। ये कुछ पूछना है, ये क्या मूव फॉरवर्ड। Yes, we can move forward. इमोशनली अनबायस्ड जजमेंट ओवरऑल, डैनियल कहनेमैन, नोबेल लॉरेट। कॉग्निटिव शॉर्टकट इन डिसीजन मेकिंग, फ्लाइट और फाइट इंस्टिंक्ट होता है। जब आपको डर लगता है, ऑन द स्पॉट फाइट हो कर सकते हैं या फ्लाइट कर सकते हैं। तो रिएक्शन टू द इन्वायरमेंट, डैनियल कहनेमैन। जैसे कंट्रोलिंग द इमोशन इन द जज कोर्ट, anger is not just suitable for the individual responsibility but it also is not needed, क्योंकि उससे अफेक्ट होता है इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस और लीगल सिस्टम। अगर दोनों का एंगर होगा, जज का भी होगा या फिर लॉयर का होगा, तो उससे बायस क्रिएट हो सकता है लीगल सिस्टम में। इसलिए देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ जुडिशियल इमोशनल रिस्ट्रेंट ऑफ द जजेस। लॉयर्स का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो थिन लाइन बिटवीन द पर्सनल सेंसिटिविटी एंड जुडिशियल डेकोरम, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
फॉर द जजेस एंड लॉयर्स, इरिटेट नहीं करना चाहिए एक दूसरे को, टू मेंटेन द रिलेशनशिप. नो डाउट दे फेस अ वेरी हार्ड चैलेंज, इमोशनल इनटैलिटी. एंगर हो सकता है, वो इंसान है, लेकिन अल्टीमेटली it they have to create they have to maintain a high standard of the judiciary. तो इसलिए कैसे किया जाए, तो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, मेडिटेशन. माइंडफुलनेस से अवेयरनेस बढ़ता है, आप और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हो जो भी केस सामने में, और एक अवेयर्ड इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो केसेस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी इन प्रिंसिपल एंड ड्यू प्रोसेस फॉलो करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट. तो ओवरऑल इससे बात होगी कि एंगर इज डेट्रीमेंटल टू द कंडक्ट ऑफ द जजेस, इम्पार्शलिटी इंपैक्ट करता है. तो इसलिए उनका रोल रहता है माइंडफुल डिटैचमेंट. तो एक अच्छा वर्ड है माइंडफुल डिटैचमेंट, ये ब्यूरोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है कि सामने में इतने लोग दिखते हैं, तो माइंडफुल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना चाहिए. और फिर आप कॉन्शियसली आप वर्क कर सकते हो किसी और के लिए, कि अपने कोई जाति के लोग आए, या अपने कोई रिलीजन के हैं, या अपने कोई कास्ट के, अपने कोई जेंडर के हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल. तो माइंडफुल डिटैचमेंट कीवर्ड यू कैन राइट, attitude to mindful detachment, cultivation of the mindfulness, principle of meditation. ब्यूरोक्रेसी डेकोरम, जैसे जुडिशियल डेकोरम ऐसी ब्यूरोक्रेसी डेकोरम. मिसलीडिंग एक्ट, इट इज अंडर, आप मिसलीडिंग एक्ट से एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2019 के अंदर में ऐसा आया कि यू कैन जस्ट कंप्लेन कि कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इफ दे आर मिसलीडिंग पीपल रिगार्डिंग द क्योर, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, तो आप उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी 2019, उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट पर होता है, स्टेट के हिसाब से होता है, और फिर नेशनल लेवल, जैसे नालसा, डालसा और सालसा, वैसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम भी. ड्रग एंड मैजिक रेमेडी 1954 में ऐसा किया गया था. जैसे IMA हैव अक्यूज पतंजलि ऑफ कैरिंग और स्मीयर कैंपेन मॉडर्न मेडिसिन वैक्सीनेशन के खिलाफ. वैक्सीन ठीक नहीं है, आप कोरोनिल यूज करिए, सब चीज ठीक ठीक हो जाएगा, 100% क्योर. ये सब मिसलीडिंग है. एविडेंस कहाँ है, सेल्फ एविडेंस है, क्लिनिकल ट्रायल बहुत कम है. रियल वर्ल्ड एविडेंस में क्लिनिकल एविडेंस होता है, कितने इन्वायरमेंट क्या था, कितने लोग थे, कितने सब्जेक्ट थे, कैसा रिएक्शन हुआ, कितने लोगों का रिएक्शन एडवर्स हुआ, कितने का सही हुआ, ये होता है रियल वर्ल्ड पॉपुलर सिस्टम मेडिसिन में. और जिसमें क्या होता है सेल्फ एविडेंस, मैं ठीक हो गया, ये खाने से मेरा ठीक हो गया, तो ये हो गया सेल्फ एविडेंस. तो इसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है एज कम्पेयर टू क्लिनिकल एविडेंस. आयुष मिनिस्ट्री वो नोडल मिनिस्ट्री है, और विथ रिगार्डिंग टू ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इन इंडिया. तो ऑल्टरनेटिव जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो बोलते हैं कि देयर आर मल्टीपल कंप्लेन अगेंस्ट द पतंजलि एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्ट, और दे आर स्मीयरिंग द मॉडर्न मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन. तो हाई स्टैंडर्ड प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पहला डेटरेंट है एक तरह से ये, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल नहीं सकता.